Hello, today we will learn new chapter 3 Nationalism in India. It means होता है कि इंडिया में नेशनलिज्म जो था यानी भारत में जो राष्ट्रवादी जो भावना थी उससे रिलेटेड जो लोग थे उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. रीड द चैप्टर देन एक्सप्लेन इट. ओके. Nationalism means a feeling of pride or belongingness towards one's nation. It is also a willingness to sacrifice everything one has for the nation if the need arises. The factors responsible for the rise of nationalism in India developed notably after the revolt of 1857 CE. The modern concept of nationalism originated in Europe. Various factors such as Renaissance and Reformation, the American and the French Revolution, unification of Italy and Germany, etc., played an important role in propagation of nationalism in Europe. The British rule in India helped Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economic views. Okay. Various factors fostering the modern nationalism arose in India. The educated and the intellectuals felt the need of self-rule in our country, and this thought gradually spread far and wide in the nation. It was followed by the feeling of thought gradually spread far and wide in the nation. It was followed by the feeling for national unity. We will study various factors that led to rise of nationalism in India. Okay? इसमें क्या है बेटा, जो राष्ट्रवादी यानी जो नेशनलिज्म होता है उसका मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति, उसके प्रति जिसकी भावना एक प्राइड की भावना, एक गौरव की भावना, उसमें एकता की भावना होनी चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति हमें तन मन धन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है कि जो भावना होती है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं. भारत में राष्ट्रीय जागृति के जो तत्व हैं में जैसे कि विशेषकर जो 1857 के जो प्रथम जो फर्स्ट टाइम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, रिवॉल्ट जो हुआ था, कब हुआ था? 1857 में. उसके बाद से ये विकसित हुए थे. 1857 से ही जो नेशनलिज्म का जो रिफॉर्मर्स है वो अपने देश में विकसित हुए थे, ठीक, उजागर हुए थे, जो भी कह लो. पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ था 1857 में रिवॉल्ट हुआ था. बट जो आज के जो नेशनलिज्म है उनका जो सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिलता है कि किस तरह की वहां की राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, उसमें नई जागृति है एंड उसको रिलीजन्स को लेकर किस तरह के सुधार किए गए हैं, और अमेरिका और फ्रांस को क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण, मतलब दोनों को कैसे एकीकरण किया गया है, इन सभी को हम यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है. भारत में ब्रिटिश शासन, जब भारत में ब्रिटिश शासन आया था तो ब्रिटिशों के संपर्क के से क्या हुआ था, इसका जो प्रभाव पड़ा था, इसका जो परिणाम हुआ था वो भारतीयों की राजनीतिक और सामाजिक और उसकी धार्मिक और आर्थिक दृष्टि पर में भी पड़ा था और उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे. भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण के करने, भारत में क्योंकि नेशनलिज्म का उसकी शुरुआत हो गई थी, उसमें नए नए तत्व उत्पन्न होने लगे, तो हमारे देश में जो हमारा राज्य, जो हमारा जो राष्ट्र था वो स्वराज्य कहलाने लगा. यह विचार देश के जो शिक्षित लोग थे या बुद्धिशाली लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के समय उनके अंदर ये भावना आने लगी कि हम ब्रिटिश शासन के अंडर में आके कोई काम क्यों करें. उनके आने से सारे, क्योंकि हमारे उसमें सोशल तौर पे, इकोनॉमिक दृष्टि से, रिलीजियस दृष्टि से बहुत ही कि उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होने लगे, बदलाव आने लगे देशवासियों ने के अंदर. जो हमारे देश के जो लोग थे उनके अंदर फिर सब चीजों को देखकर एक राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई. ऐसी जो नेशनलिज्म की जो भावना थी उनके अंदर, वो पैदा करने वाले को के बारे में हम इससे पढ़ेंगे किस चीजों से उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई थी. ओके, तो फर्स्ट हमारा था पॉलिटिकल
रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस मीन्स होता है राजनीतिक जो कारण थे, ठीक है। क्या कारण थे पॉलिटिकल? Before the British rule, our country lacked political unity. India was divided into big and small princely states. The British defeated many kings and established direct or indirect rule all over India. Under the dominance of the Britishers, a uniform administrative system was implemented. However, the overall experience of the British rule was not conducive, and besides there were many other reasons that led to protests against the British rule. Gradually, this protest became more prominent and widespread. Okay. अब जो राजनीतिक रीजन थे वो क्या थे? जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन आया था, इसके पहले हमारे देश में एकता नहीं थी, वो एक रूप से नहीं रह पाते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, इसकी कमी थी। पर जब भारत छोटे बड़े राजवाड़ों में बंट गया था, छोटे बड़े राज्यों में, तो अंग्रेज ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके भारत के जो अधिकांश भाग पर थे उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, मतलब उसने उसको अपने अंडर में ले लिया था। अंग्रेजों के जो उनके जो प्रभाव था, उनका जो वर्चस्व था, वो एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया, क्योंकि उनमें चारों तरफ उनकी मतलब उन्हीं की वर्चस्व स्थापित हो गया, उन्होंने अपना शासन चारों तरफ फैला लिया, तो उनका ऑब्वियसली जिसका शासन होगा उसी की शक्ति होगी, तो उन्होंने अपनी जो वर्चस्व था, उनकी जो ताकत थी, उसको चारों ओर फैला लिया और उसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना काम शुरू किया। अंग्रेज शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों से अंग्रेज जो थे शासन के सामने विरोध शुरू हुआ, धीरे धीरे यह विरोध प्रबल बनता गया। पर जो भारतीय जनता थी, उनको जो उनका जो काम करने का जो तरीका था, उनका जो मैनेजमेंट का सिस्टम था, वो उनको पसंद नहीं आया इंडिया के लोगों को, जिसके कारण उनको मन में विद्रोह की भावना शुरू हुई और वो इसका विद्रोह करने लगे, जो कि आगे चल के ये भावना और ज्यादा बढ़ती गई। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस मीन्स है आर्थिक होता है, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रीजन जो है। इंडिया वाज अ फाइनेंशियली रूइंड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। The Britishers took the raw materials from India to England, and then the finished manufactured goods were sold in the Indian market. The duty on the manufactured good imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were levied on the commodities manufactured in India. As a result, the Indian goods become more expensive than the imported goods. In this cutthroat competition, the handicraft and the cottage industries of India could not sustain itself. Many artisans became unemployed. Soon the Indians realized that it was the British policy to process England at the cost of India economy. This fostered the feeling of nationalism in the people of India. अब जो बेटा ये आपका इकोनॉमिक रीजन है, इसमें क्या था, जो ब्रिटिश थे वो अपनी जो उनकी जो आर्थिक नीतियां थी वो भारत को कंगाल बना दिया। उनको जो उन्होंने क्या किया, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया और जो इंडिया को उन्होंने धीरे धीरे वो कंगाल बनाते गए अपनी नीतियों का इस्तेमाल करके। अंग्रेज जो थे भारत में कच्चा माल क्या करते थे, इंग्लैंड लेके जाते थे और वहां पे तैयार माल को भारत भेजते थे और यहाँ भेज के वो उसको बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले जो तैयार माल थे उसे बहुत कम मात्रा में कर लिया, मतलब जो टैक्स लिया जाता था बहुत कम मात्रा में लिया जाता था, जबकि भारत में जो माल तैयार किया जाता उसमें भारत में तैयार होने वाले माल को उसमें अधिक टैक्स लिया जाता था, वो महंगा पड़ता था लोगों को। जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न जो तैयार माल होता था वो भारत में कम कीमत पे बेचा जा सकता था। अब देखो कितने लोग कितने मतलब उन्होंने कूटनीति चली, यहाँ से कच्चा माल वो अपने इंग्लैंड लेके जाते थे और उसमें ये लोग टैक्स बहुत कम लगाते थे, और वहां से जो माल तैयार होकर जब इंडिया आता था उसमें ये लोग ब्रिटिश हुकूमत जो थी उस पर टैक्स कम लगाती, जिससे लोगों को मार्केट में ये माल खरीदने में सस्ता पड़ता था। पर जो माल इंडिया में तैयार किया जाता था उस पर टैक्स ज्यादा लगता था, जिससे कि लोगों को खरीदने में उसको महंगा पड़ता था, जिससे कि ऑब्वियसली मार्केट डाउन हो जाएगा भारतवासियों का। इसका जो मेन फैक्ट जो पड़ा था वो जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग थे, सॉरी जो मतलब हस्तकला जो करते थे, जो
हाथ से बुनाई, हैंडीक्राफ्ट जो करते हैं, हस्त उद्योग जो कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट हाथों से जो काम, नक्काशी का, कढ़ाई बुनाई जो करते थे। और जो अन्य जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, इनको भी फर्क पड़ा। इसका क्या हुआ, इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, जो कारीगर वर्ग थे, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिशियंस थे, वो बेकार हो गए। उन्हें जो कलाकारी थी वो सब बेकार हो गई। भारत के जो लोग थे वो भूख इंग्लैंड को समुद्र बनाने का अंग्रेजी नीति के सामने प्रजा में अब इसलिए जो लोगों के मन में ये भावना है कि अंग्रेज जो है हमारा फायदा उठा रहे हैं, वो हमें आर्थिक दृष्टि से हमें कमजोर बना रहे हैं, तो लोगों को अंदर इस चीज की भावना जागृत हुई, इसका विद्रोह करना चाहिए। ओके, देन है आपका ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। मतलब जो ट्रांसपोर्ट और जो टेलीकम्युनिकेशन था, जो बात विचार करने का टेलीकम्युनिकेशन, जो संदेश जो देते थे जगह से दूसरी जगह पे, उसमें भी क्या इफेक्ट पड़ा, इस कारण से भी इफेक्ट पड़ा था भारत में नेशनलिज्म का। The railway, telegraph, post, land and waterways, etc. were developed in India by the British for the military, economic and political reasons. However, it turned out to be a boon in disguise for the Indian. People come closer to one another due to the development of these facilities, mobility of the intellectuals, artists and business classes increased, and they started exchanging thoughts and opinions. Discrimination caste. अब जो भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, डाक, पोस्ट, जमीन, लैंड, वाटरवेज, ये सारी जो चीजें थी, इन रास्तों से भी आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भी लोगों ने विकसित किया था कि फिर से उस देश के लोगों को लाभ हुआ, विकसित किया गया था जिससे कि उस देश को लाभ हुआ। इन साधनों के तेजी से विकास करने के ये जो साधन थे, ये सारे जो वेज थे, इससे क्या हुआ, जो विशाल देश के मनुष्य जो थे एक दूसरे के नजदीक आए। जो मतलब इंग्लैंड और जो इंडिया के जो लोग थे, इंग्लैंड तो एक बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती थी, दोनों के जो देश के लोग थे वो एक दूसरे के आपस में तो कॉन्ट्रैक्ट में आए। जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग थे या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उनके उनका जो व्यापार था उसके लिए भी एक दूसरे के प्रदेश में वो लोग जाने लगी। ठीक है, ये इसलिए क्या हुआ, जब इन सारी सेवाओं को जब ब्रिटिश ने प्रदान की तो वो एक दूसरी कंट्री से भी संपर्क स्थापित करने शुरू हुए, और फिर जो हमारे इंडिया के अंदर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करना इजी हो गया, बिजनेस करना इजी हो गया। ठीक है, और कारीगर व्यापार धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। उनके बीच में जो विचारों का जो आदान प्रदान होने लगा, वो अपनी बात को कहने लगे और दूसरे कारीगर अपनी बात को करने लगे, तो वो एक दूसरे से अपनी बातों को रखने लगे। उनका संपर्क बढ़ने से क्या हुआ, जाति, कौम, प्रदेश के जो भेदभाव भी कम हो गए। अब राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल हुए। अब राज्य के स्तर पे क्या हुआ, बदलते राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व शुरू हो गया और जिसने स्वराज्य को सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, community and reason became lesser due to the increased communication and mass transportation. The national leaders could communicate their thoughts and plans to large number of people. Leadership was built at national level instead for regional level. This gave a notable contribution in the achievement of Swaraj. अब इसमें क्या बेटा देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया, जो कम्युनिटीज थे, जो कम्युनिटी बनी गई थी, उनका संपर्क होने से क्या हुआ, जो नीची जाति थी, जो कौम प्रदेश के जो भेदभाव थे ये भी कम होने लगे, और जो राष्ट्रीय नेता थे उनके विचारों से प्रजाओं के सभी वर्गों में ये विचार फैलने लगे, वो उसमें सफल हुए, उनको सही गलत का समझ में आने लगा, और जो स्टेट लेवल पे जो भी बदलाव थे वो भी शुरू हो गया, और स्टेट लेवल पे हर एक नेता अपने नेतृत्व करना शुरू किया जिसने स्वराज की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देन है आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज paved way for the rise of Indian nationalism. The doors to Western ideas of nationalism opened due to the English education
Most of the literature in the world was available in English. The people of our country learned English language and become familiar, familiar with the recent trends in the world. Thus, we were inspired by the ideas of democracy, liberty, equality, and fraternity, brotherhood from the American War of Independence and the French Revolution. People developed self-confidence, recognized the power of unity, and began dreaming about a bright future for the independent India. Various novels, acts, stories, poems, songs, etc. were written in regional languages. This written literature spread the message of national unity and devotion. अब इसमें जो इंडियन में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसमें जो इंग्लिश का जो एजुकेशन था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस एजुकेशन के कारण क्या हुआ, पश्चिम के विचारधारा के दरवाजे खुल गए। जो पश्चिमी जो संस्कृति थी, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो विचारधाराएं थी वो भी हम समझ में आने लगी। और जो पूरा वर्ल्ड में अधिकांश जो थे वो जो अधिकतर जो लिटरेचर था वो इंग्लिश में ही था, साहित्य जो था इंग्लिश में ही था। मोस्टली इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रधानता दी जा रही थी। हमारे देश के लोगों को अंग्रेजी, हमारे देश के लोगों ने भी अंग्रेजी सीखी इससे। और जो विश्व के जो प्रवाहों मतलब और भी अनेक जानकारी उनको प्राप्त हुई कि विश्व में कहाँ क्या चीजें हैं उनके बारे में उनको जानकारी हुई हमारे इंडियंस को। इस कारण से जो अमेरिकन जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम में लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरणा प्राप्त हुई। अब क्या हुआ, इस कारण से जो भारतवासी थे उनको स्वतंत्रता संग्राम में जो लोकशाही की जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें स्वतंत्रता की जो भावना थी और उससे उनको भाईचारे की, स्वतंत्रता और समानता की भावना का इंस्पिरेशन मिला। वो इंस्पायर हुए इन सब चीजों को देख के। वो आत्मश्रद्धा बढ़ी उन लोगों में और सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगे। लोग इंडियंस भी चाहते थे कि हमारा भी देश स्वतंत्र हो, आजाद रहे, हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल हो। देश की जो प्रादेशिक भाषाओं जैसे कि उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत, ये सारे भी लिखे जाने लगे। इन लिटरेचर्स में राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रवादी भावना का विचार किया गया, उस संदेश को चारों दिशाओं में फैलाया गया। ठीक है। देन आपका न्यूज़पेपर तो आप सब लोग जानते ही हो, है ना। Newspapers made a vital contribution in spreading the national awareness. The newspapers published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers and it awakened nationalist feeling in the hearts of people. अब न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के अंदर राष्ट्र की चेतना को फैलाने में बहुत इनका मुख्य योगदान रहा। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया न्यूज़पेपर ने लोगों के अंदर राष्ट्रवादी की भावना को जगाने में। और बंगाल, मुंबई, मद्रास और ये जो दूसरे जो प्रांत के जिनमें जो ये जो अखबार प्रकाशित हो रहे थे, जो छप रहे थे, उससे सरकार की नीतियों की भी आलोचना करने लगे। लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत हुई। ओके, देन आपका है नंबर 6 है आपका मैग्निफिशिएंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की जो भव्य और जो विरासत थी उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट Alexander Cunningham and his association excavated many sites of the ancient civilization in the Indus valleys. They discovered many archaeological remains despite the rich heritage of India. India archaeologists like Rai Bahadur, Dayaram Sahi, Madho Swarup Vats and Rakhal Das Banerjee continued these excavations to unearth the remains of this majestic civilization. The scholars from the West, in collaboration with the Indian scholar, tried to find a lot about the
about the Indian culture and heritage. Ancient India books on medical science, astrophysics, diplomacy, and spirituality were translated into English and became known to the people of India and the world. A detailed research on the literary and cultural heritage of India fostered the feelings of pride and nationalism. अब जो एंशियंट आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कंगीघम तथा उसके जो और भी सहायक जो थे, जो हेल्पर थे, भारत ने अनेक प्राचीन जो प्लेसेस थे वहां पे खुदाई करवाई, ठीक है, खुदाई का काम करवाया। और जो हमारे इंडियन जो कल्चर है उसकी जो उसकी गौरव गाथा है, उसके हमें अनेक अवशेष जो थे उसको मिले, ठीक है। और जो भगवान लाल इंद्र जी जैसे भारतीय जो एंशियंट जो आर्कोलॉजिस्ट थे, वो पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता से परिचित करवाया। और जो आप जो एंशियंट इंडियन बुक्स जो थे, इसके अलावा जो पश्चिम के जो विद्वानों मतलब जो इसके अलावा जो पश्चिम के जो विद्वान थे वो भी भारतीय संस्कृति की विरासत में संबंधित जो चीजों को उन्होंने भी खोजी। जो भारत के जो विद्वान भी उससे सम्मिलित हुए, जो विद्वान बड़े बड़े थे, जो आर्कोलॉजिस्ट थे भारत के, वो भी उसमें सम्मिलित हुए। उसके बारे में पुस्तकें भी लिखी गई थी, बुक्स भी लिखे गए थे, और उनकी गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन के देशवासियों को राष्ट्रीय के अंदर इसकी भावना जागृत हुई। किसकी भावना? स्वतंत्रता, अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी की भावना जागृत हुई, उसकी कल्चर को जान के, उसकी संस्कृति को जान के कि हमारी कौन सी चीजें हमें विरासत में मिली है, उसको अपनी इस विरासत की धरोहर को कैसे आगे बढ़ाना है। इसमें जो ये आर्कोलॉजिस्ट उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है बेटा। देन है आपका थिंग्स टू नो। वेस्टर्न स्कॉलर्स सच एज मैक्स म्यूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, कौन कौन से हैं आपका? फर्ग्यूसन, बुहलर, फ्लीट तथा फ्लीट एंड स्कॉलर लाइक द राजेंद्र लाल मित्रा, रामकृष्ण जीव भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री etc. wrote various articles, and their writings made the people realize the significance of the Vedas, the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the स्मृत पुराण etc. ठीक है। इतना भी ये सब जो वेस्टर्न स्कॉलर्स जो थे, मैक्स मूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, बुहलर, फ्लीट तथा भारतीय जो और विद्वान जैसे राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गो भंडारकर, हरिप्रसाद शास्त्री, इन सभी लेखकों ने भारत में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति पुराण की भी महत्व को लोगों को समझाया। देन है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। द अबव स्टेटेड फैक्टर्स एंड अदर रीजनल organization had contributed towards the establishment of the Indian National Congress. भारत में जो राष्ट्रीय महासभा की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस की जो स्थापना के ऊपर तथा में कई प्रदर्शित जो संस्थाएं थी, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन संस्थाओं में जो राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका भी तैयार की गई थी, ठीक है। इसमें देखो बेटा, इस जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, कोलकाता कलकत्ता, बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई बॉम्बे, मद्रास नेशनल सभा चेन्नई मद्रास, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता, स्वराजनिक सभा पुणे में। अब जो भारतीय जो राष्ट्रीय महासभा जो प्रदेशों में जिसका संगठन हुआ उसके बारे में इसमें दिया गया है, कौन सी सभा का संगठन कहाँ पे हुआ, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया गया, इसके बारे में इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। बाय द टाइम्स ऑफ सर Hume retired as a British officer, he had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be. He believed that if the
dissatisfaction among the people of India was not taken care of. There were change of reoccurrence of revolt similar to the one in 1857 CE. In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishing a political organization. ठीक है, अब इसमें जो सर एलन ऑक्टेवियन जो थे, ह्यूम जो थे, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारियों के विश्वास हो चुका था कि जो साम्राज्य जो है, ये जो अधिकारी को विश्वास हो चुका था, ये जो इनका ब्रिटिश साम्राज्य है, ऊपर से जितना सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है पर उतना सुरक्षित ये है नहीं। उनका विचार था कि जनता के असंतोष की जो भावना को कम नहीं किया जा सकता। अब इसलिए उन्होंने 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस घटना से फिर से उनको इस घटना को फिर से घटने की उनको आशंका दिखाई देने लगी। इस जनाक्रोश को रोकने के लिए उन्होंने संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का विचार किया। अब क्या किया, तत्कालीन जो उसमें वायसराय थे डफरिन की को समझाया और नवृत्त अधिकारी को विचार से जो वायसराय था वहां का जो वायसराय था उसको भी समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, जो वहां का लॉर्ड डफरिन था उसको भी उन्होंने अपना सपोर्ट दिया और Vicrory Lord Dufferin agreed to his idea and supported him. With the efforts of Alan Octavian Hume, Indian National Congress was established in December 1885. The first session of the Indian National Congress was held on 28 December 1885 to Gokul Das Tejpal Sanskrit School of Mumbai with Vyomesh Chandra Banerjee as a president. 72 representatives from different regions of India were present in this conference. The main leaders present in the conference were Dadabhai Navroji, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyabji, and K.T. Telang and Dinsha Vacha, etc. Many problems related to the nation were discussed then. अब जो उस समय जो एओ ह्यूम जो वहाँ के जो अधिकारी थे, उनको इस चीज का अंदेशा हो गया था कि जो लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना वो रहने वाले उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने 1857 की जिस तरह से क्रांति हुई थी उसको उन्होंने दोबारा उसका अंदाजा लगा लिया था कि इस तरह की क्रांति फिर से होगी। तो उन्होंने क्या किया था, एओ ह्यूम ने जो उस समय जो वहां का लॉर्ड था, कौन था, डफरिन, उसको पूरा सपोर्ट दिया और एओ ह्यूम ने अपने पूरे सोर्सेस के साथ 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में कर ली थी। अब मुंबई में जो स्थापना हुई थी इसमें कौन थे, जो गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत की जो पाठशाला थी वहां पे 18 दिसंबर 1885 के दिन ही व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में उसका पहला अधिवेशन किया गया। उसकी पहली सभा ऑर्गेनाइज की, असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी। कब, इसको आप लोग मार्क कर लेना, कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 में। इसके अध्यक्षता में किसके, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की लीडरशिप में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट असेंबली की गई थी, कहाँ पे, मुंबई में, जो कि संस्कृत स्कूल में किया गया था। उसमें भारत के जो अलग अलग प्रदेशों से लोग आए थे, मोस्टली 72 रिप्रेजेंटेटिव उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें दादाभाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी के, टी तेलंग, दिनशा वाचा आदि जो मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने भी देश की समस्याओं पे चर्चाएं हुई थी। ठीक है, अब ये तो बेटा ये आपका एक नीचे कॉलम दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन मुंबई 1885, जो भारतीय जो राष्ट्रीय महासभा हुई थी कांग्रेस की, उसका प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था 1885 में। उसमें क्या था, सेशन सेकंड थर्ड प्लेस कोलकाता मद्रास के सेशन में कहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में, किस डेट को हुआ था, इसके जो लीडर कौन थे, किस प्लेस पे हुआ था, कितने इसमें मेंबर्स थे, उसके बारे में इस चार्ट में दिया गया है।